गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सेकेंड सीरीज में। मैं हूं मनीष कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमके केमिस्ट्री अड्डा। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री है उसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहला कंपाउंड 1892 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, इसलिए अल्फ्रेड नोबेल को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर भी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोगों ने उसकी डेफिनेशंस पढ़ी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर बात करें तो सबसे पहला जो टर्म था, पहली जो डेफिनेशन थी, वो हमने एडिशनल कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि एडिशनल कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, चंद सेकेंडों में समझते हैं कि एडिशनल कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या है। उनके दो पार्ट्स होते हैं जिन्हें डुअल साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। उसे जिस चैप्टर में हमें जानकारी करनी है उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एडिशनल कंपाउंड है वो कैसे बनते हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग एक सिंपल से साल्ट्स लेते हैं, इन सिंपल से साल्ट्स को मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग करने के बाद ये सॉल्यूशन बनाते हैं और इस सॉल्यूशन को इवोपोरेट कराते हैं, यानी कि इसको बाष्पीकृत करा देते हैं। जब इसको इवोपोरेट कराते हैं तो यहाँ पे वेपर बन जाती है, वेपर बनती है। उस वेपर का अगर क्रिस्टलाइजेशन कर दिया जाए तो न्यू कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो जो न्यू कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स बनते हैं, यही नया कंपाउंड ही एडिशनल कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। अब ये अगर इसकी मॉलिक्यूलर कंपाउंड की अगर बात करें या एडिशनल कंपाउंड की बात करें तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस तरीके से बिहेवियर शो करता है उसके हिसाब से एडिशनल कंपाउंड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जिसे हम लोग डुअल साल्ट्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि डुअल साल्ट्स क्या है और उसके साथ साथ हम लोग दूसरी डेफिनेशंस को भी लेके चलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जो डुअल साल्ट्स है वो एक प्रकार है एडिशनल कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का एक भाग है। तो इसको अगर डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं कि योगात्मक यौगिक के ऐसे लवण जो जल में घोले जाने पर अपने उन आयनों में टूट जाते हैं जिनसे वे बने होते हैं तथा अपने उन आयनों का परीक्षण देते हैं जिनसे वो बने होते हैं। और अगर तीसरी कंडीशन की बात करें तो ये विलयन की अवस्था में अपने आयनों से और जो कंपाउंड है जो आपका डुअल साल्ट था उन दोनों में गुणों में समानता व्यक्त करते हैं। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री थी डुअल साल्ट्स के बारे में। अब अगर डुअल साल्ट्स का अगर यही वर्सेस बात कर लें कॉम्प्लेक्स साल्ट की, तो जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स आयंस की अगर बात करें, जिसको कॉम्प्लेक्स साल्ट्स भी कहते हैं, आयंस की बाद में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स भी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट जो कहा जाए, अल्फ्रेड वर्नर जो है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इन्होंने ही कॉम्प्लेक्स साल्ट नाम दिया है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें कि ये जो साल्ट्स हैं, दूसरे टाइप के जो साल्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन साल्ट्स जो हैं क्यों कहलाते हैं, तो इसके डिफाइन किया था लिनियस पाउलिन ने। तो लिनियस पाउलिन ने इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा और अल्फ्रेड वर्नर ने इसका नाम कॉम्प्लेक्स साल्ट कहा। तो जो डुअल साल्ट्स हैं इनका जस्ट अपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब अगर बात करें कि कॉम्प्लेक्स साल्ट को डिफाइन कैसे किया जाए तो कहेंगे कि योगात्मक यौगिक के ऐसे लवण जो जल में घोले जाने पर अपने उन आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे वे बने होते हैं, या ये कह दिया जाए कि आणविक अवस्था में या जलयोजित अवस्था में अपने उन आयनों में विभक्त नहीं होते हैं जिनसे वे बने होते हैं। तो किसी एक सिंपल से साल्ट्स का अगर एग्जांपल लें तो लेते हैं FeCN का ट्वाइस यानी आयरन का साइनाइड है और +2 K से KCN ले लिए। ये दोनों सिंपल से साल्ट थे, ये आयरन का साइनाइड है, ये पोटेशियम का साइनाइड है। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए इसका सॉल्यूशन बनेगा। इस सॉल्यूशन का अगर क्रिस्टलाइजेशन करा दें तो क्रिस्टल पे एक नया कंपाउंड हमें मिलता है, यहाँ Fe मिलेगा, यहाँ K2 मिलेगा, तो K2FeCN4। अगर यहाँ संख्या बढ़ा दी जाती है, अगर आप यहाँ 4 लेते हैं तो K4FeCN6 आपको कंपाउंड मिलेगा। अब अगर इसको एडिशनल कंपाउंड है, अब इसको डुअल साल्ट या कॉम्प्लेक्स साल्ट कैसे कहा जाए तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसका हम लोग
आयनाइजेशन कराएंगे या इसको किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व कराते हैं। तो डिसॉल्व करने पर पाया कि यहाँ जो पोटेशियम आयन है और उसके आयन बनते हैं, और सेकंड की अगर बात करें तो एक आयरन के साइनाइड का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये दो प्रकार के आयन्स आते हैं जो हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री में यानी कि बेसिक रेडिकल्स या और एसिडिक रेडिकल्स के नाम से जाने जाते हैं, इन दोनों में विभक्त हो जाते हैं। एक्चुअली होना क्या था कि अगर इन दोनों सिंपल साल्ट को अगर आप अलग अलग तरीके से अगर आप डिसोसिएट कराते हैं तो Fe डबल पॉजिटिव Cn सिंगल नेगेटिव के पॉजिटिव Cn सिंगल नेगेटिव में टूटना चाहिए था, लेकिन रियली में ऐसा नहीं हुआ। जब बोल के देखा गया तो यहाँ पे K2FeCN6 जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना था उसने एक पोटेशियम आयन का जो प्रैक्टिकल है यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में बात करें तो एक केवल पोटेशियम आयन का टेस्ट दिया और दूसरे पूरे कॉम्प्लेक्स का एक टेस्ट दिया। तो इन दोनों से देखने से पता चला कि ये जब जल में घोला गया तो अपनी इसने पहचान बनाए रखी जो ऊपर जो कंपाउंड बना था उसमें, लेकिन इसने अपने उन आयनों का परीक्षण नहीं दिया जिनसे वो बना हुआ था। तो डुअल साल्ट्स में और कॉम्प्लेक्स साल्ट में इन दोनों में डिफरेंट हुआ। एक बार फिर से समझ लें कि ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में घोले जाने पर अपने उन आयनों का परीक्षण नहीं लेते हैं, अपने आयनों का परीक्षण देते हैं, डुअल साल्ट्स कहलाते हैं। और जो जलयोजित अवस्था में अपने उन आयनों का परीक्षण नहीं लेते हैं जिनसे वो बने होते हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं। तो ये एक एग्जांपल था K2FeCN6 का जो डिसॉल्व कर बनाया गया और ये कॉम्प्लेक्स साल्ट निकला। तो पता चला इसी तरीके से कोई सिंपल सा डुअल साल्ट लेते हैं या कॉम्प्लेक्स साल्ट का दूसरा एग्जांपल K2SO4 प्लस 4NH3। इस प्रकार का जो कंपाउंड्स है वो अमोनिएट्स कहलाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल साल्ट्स होते हैं, जब सिंपल साल्ट्स को जिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए तो उसी सॉल्वेंट्स के नाम हो जाते हैं। अगर किसी आप सिंपल साल्ट को अगर आप वाटर में घोलते हैं तो वो हाइड्रेट्स कहलाते हैं, जब वो अमोनिया में घोले जाते हैं तो हाइड्रेट्स कहलाते हैं, और जब पर ऑक्साइड में घोले जाते हैं तो पर हाइड्रोक्साइड्स कहलाते हैं। तो यहाँ जो कॉपर सल्फेट आपका जो सिंपल साल्ट लिया गया है ये अमोनिया के साथ जब डिसॉल्व किया जाएगा तो अमोनिएट्स कहलाएगा। ये एडिशनल कंपाउंड बनाएगा, तो एडिशनल कंपाउंड जो बनेगा वो CuNH3 का 4 और उसके बाहर SO4 डबल नेगेटिव बनाता है। यहाँ पे आप अभी कोऑर्डिनेशन नहीं लगाइए, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि एडिशनल कंपाउंड बना। लेकिन जब एक्चुअली में इसको जब डिसॉल्व किया गया तो इसने केवल सल्फेट साइन और कॉपर का जो अमोनियम है इस तरीके से NH4 सिंगल पॉजिटिव इन दोनों का टेस्ट दिया। लेकिन एक्चुअली में होना क्या था कि यहाँ पे जो है अमोनिया जो है उसको एसिड के फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो अमोनियम के फॉर्म में आएगा, और यहाँ कॉपर डबल पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव कुछ इस टाइप से बनना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में जब डिसॉल्व किया गया तो वहां देखा कि जो एक कॉम्प्लेक्स है CuNH3 का 4 और SO4 डबल नेगेटिव, तो दो इस अलग अलग प्रकार के टाइप्स हमें मिले। तो इससे ये पता चला कि जो एडिशनल कंपाउंड है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, डुअल साल्ट नहीं है। एक बस छोटे से एग्जांपल में डुअल साल्ट्स का एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कोई मोहर रबड़, टास्मिन रबड़ या किसी एक प्रकार के सिंपल रबड़ की बात कर लें। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था पोटासियम का K2SO4 Al2SO4 का होता है 24H2 को अगर आप डिसॉल्व करते हैं तो पोटेशियम के आयन, एल्यूमिनियम्स के आयन, एल्यूमिनियम और सल्फेट्स के आयन साथ में आते हैं ये चारों के, तो वो सिंपल साल्ट्स का एग्जांपल है। अब जब बात कर रहे थे डुअल साल्ट्स की और कॉम्प्लेक्स साल्ट की, इन दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस किया। तो अब इन कॉम्प्लेक्स साल्ट और डुअल साल्ट्स के बाद जब आगे चलते हैं तो अब हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाए तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनाया जाए उस कॉम्प्लेक्स साल्ट में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, उनको क्या क्या कहते हैं। कोई एक छोटा सा एग्जांपल अभी हमने आपको दिया था K4FeCN6। एक दूसरा एग्जांपल दिया था CuNH3 का 4 और कोऑर्डिनेशन के बाहर लिखा था SO4। तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन में हम लोग समझते हैं कि यहाँ जो कॉम्प्लेक्स साल्ट लिखे हुए हैं इसमें कौन कौन से टर्म यूज हो रहे हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा मिलेगा आपको तो आपको बड़ा ब्रैकेट लिखा हुआ मिलेगा। इस बड़े ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी कहते हैं, यानी कि इसे उपसंय संयोजन सत्ता कहा जाता है, या अपनी इंग्लिश की भाषा में कह लिया जाए तो इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर डी जो मेटल्स हैं उपसंय संयोजी यौगिक, उनमें डी ऑर्बिटल्स यूज करने वाले मेटल्स यानी कि डी ब्लॉक की मेटल्स होती हैं, और उसके साथ कुछ उदासीन धनावेशित
या ऋणावेशित प्रकार के कोई ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह हो सकता है जो यहाँ उपस्थित डी ब्लॉक का जो मेटल है उसको लोन पेयर यानी कि कहीं इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा होगा। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनमें आपको 3 या 4 चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। यहाँ जब बात कर रहे हैं बड़े ब्रैकेट की, तो बड़े ब्रैकेट को कह दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे या पीछे की बात करें तो इसको कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद आता है आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद क्या है? आयनाइजेशन स्फीयर, यानी इस ब्रैकेट के आगे या पीछे लिखा हुआ जो भी आयंस हैं वो आयनाइजेशन स्फीयर में आते हैं, और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए जितने भी मेटल्स हैं या ग्रुप या एटम्स हैं वो सभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो अंदर है यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको मेटल मिलेंगे या ग्रुप मिलेंगे, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? ये जो मेटल्स हैं इसको हम लोग सेंट्रल मेटल के नाम से जानते हैं। सेंट्रल मेटल आयन, ये केंद्रीय धातु आयन होता है, और ये केंद्रीय धातु आयन है। अभी हम आपको बताएंगे कि इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों कहते हैं। यहाँ जो उपस्थित है, आप कोई ग्रुप देख रहे हैं यहाँ CN सिंगल नेगेटिव के फॉर्म में उपस्थित है, तो इसको लिगेंड के नाम से जाना जाता है, इसको लिगेंड कहते हैं। लिगेंड क्या है? किसी उपसंय संयोजी यौगिक में जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता हो उसको लिगेंड कहा जाता है। और ऐसे ग्रुप जो लिगेंड्स हैं वो उदासीन, धनावेशित या ऋणावेशित तीनों ही प्रकार के हो सकते हैं। तो इसी एग्जांपल को हम लोग समझ लें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल के अलावा इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? कुछ इस फॉर्म में जब आपने रिजॉल्व किया तो 4 पोटेशियम के आयन निकलते हैं और FeCN6 होल पावर 4 नेगेटिव आता है। तो अगर इसको हम लोग प्रदर्शित करें तो 4 K पॉजिटिव ऐसे लिखा जाएगा और बड़े ब्रैकेट में आयरन लिखेंगे, और आयरन जो है वो केंद्रीय धातु है, और इस केंद्रीय धातु के चारों तरफ CN सिंगल नेगेटिव उपस्थित है। ये CN सिंगल नेगेटिव क्या है? ये CN सिंगल नेगेटिव एक ऋणावेशित समूह है जो केंद्रीय धातु यहाँ पे आयरन उपस्थित है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म है यही लिगेंड्स कहलाते हैं। तो जो CN सिंगल नेगेटिव जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं वो लिगेंड्स के नाम से जाने जाते हैं, और उसको सेंट्रल मेटल कहा जाता है। और सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक की ही मेटल हुआ करती है, ये चीज यहाँ समझेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ मेटल जो है और दूसरे किसी समूह के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का जो आपस में संयोजन है वो हो रहा है, इसलिए इसको उपसंय संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तो इनमें जो भी टर्म्स एक बार यूज हुए हैं उनको हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से टर्म यूज हुए। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल अपने पास है, बड़े ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अलावा आगे या पीछे का क्षेत्र आयनाइजेशन स्फीयर कहलाता है, और आयनाइजेशन स्फीयर में आगे अगर लिखा है तो मेटल होगी, पीछे है तो कोई एक ग्रुप हो सकता है, कोई एक रेडिकल हो सकता है, वो नेगेटिव में होगा। इस तरीके से जब बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आयनाइजेशन स्फीयर होता है तो आगे मेटल होती है, पीछे कोई रेडिकल होता है, ग्रुप होता है। तो अगर इस तरीके से अगर आप डिफाइन करें, अगर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर कहते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 3 प्रकार के हो जाएंगे। पहले प्रकार के वो जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ मेटल पॉजिटिव है तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके पहला टाइप जो है वो हो सकता है सिंपल कैटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन, पहला टाइप हो गया। अगर दूसरे टाइप की बात करें तो CuNH3 का 4 और SO4 लिखा है, या कोई दूसरा एग्जांपल है AgNH3 का ट्वाइस, तो कोऑर्डिनेशन के बाहर लिखा है Cl। तो आप यहाँ पाएंगे कि ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, SO4 डबल नेगेटिव होगी, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो जो दूसरे टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया वो क्या आया? कॉम्प्लेक्स प्रकार का कैटाइन हो और सिंपल प्रकार का एनाइन। या अगला कोई एग्जांपल हो सकता है जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन दोनों हो सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग लिखें CuNH3 का 6, और दूसरा कोई एग्जांपल ले लें C2O4, यहाँ डबल नेगेटिव होता है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे पहला कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 3 प्रकार के होंगे। तो यहाँ आपको समझ में आया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें 3 या 4 मुख्य
टर्मिनोलॉजी में टर्म्स आते हैं जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। और एक बार हम लोग लिगेंड की डेफिनेशन पढ़ के आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या है। लिगेंड्स को एक बार समझ लें कि लिगेंड्स किसे कहते हैं, लिगेंड्स क्या है और लिगेंड्स कैसे हो सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। लिगेंड्स में समझें किसी भी एक एग्जांपल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखा हुआ है AgNH3 का ट्वाइस Cl, इससे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ NH3 का जो ट्वाइस लिखा है वो एक लिगेंड है। यहाँ सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक की है सिल्वर, इस सिल्वर को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है अमोनिया का आयन। यहाँ जो लोन पेयर उपस्थित है वो लोन पेयर दे रहा होगा सेंट्रल मेटल को। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि परमाणु या परमाणुओं का एक ऐसा समूह जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता हो उसे लिगेंड कहते हैं। तो नेक्स्ट लिगेंड की जो कितने प्रकार के होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे।